चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, कल अपन ने लास्ट वाला पार्ट भी पढ़ लिया था, टेम्परेचर वाला पार्ट, और टेम्परेचर में आर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच गए थे अपने, तो वो क्वेश्चंस आज अपने को कंप्लीट करना है। और इसके बाद फिर अगर इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को छूट रही होगी तो वो सब में एक साथ बता करके चैप्टर रैप अप करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग के, ग्राफ किसका बोल रहा है वो, लॉग 10 बेस के और 1/t। तो लॉग 10 बेस के और 1/t का ग्राफ ये होता है ना अपना, 1/t और log 10 बेस के, ये था ग्राफ। ठीक है, देन स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म, उसकी स्ट्रेट लाइन ये जा रही थी, अपने को पता है कल। ठीक है, ये था ये, और इसका जो स्लोप है ये थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। और स्लोप की वैल्यू कितनी दी इसने, -200। ठीक है, लेकिन और पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल, किलो में पूछा है, याद रखना किलो जूल में। ठीक है, तो स्लोप मुझे पता है ना क्या होता है यार, फॉर्मूले से सीधा कल पढ़ा ही था। अच्छा, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस P/2.303 RT, ये फार्मूला था। इसमें अपन ने बोला था कुछ नहीं दिया तो ऊपर 1 है ना, तो ये 1/t ये था, और इधर का ये log 10 के, इनके बीच में ग्राफ बनाया। तो स्लोप ये कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स के साथ जो रहता है वो m वाला पार्ट होता है ना, mx, और यही क्या होता है पूरा अपना स्लोप। तो मैं अब लिख दूं स्लोप क्या है, -EA/2.303 r। टी मत लिखना है ना, टी तो वो उसमें आ गया, इतना ही होता है स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कितनी दी है, -200। और पूछा क्या है, ये पूछा, पहले तो माइनस से माइनस कट गया, अब ये क्या आ जाता है तुम्हारा 200 इंटू 2.303। आर की वैल्यू वही होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर उसको 25/3 लिखते हैं, जो भी तुमको लिखना है कैलकुलेशन में जो सही पड़े। तो ये मैंने कर दिया 25/3। अब कैलकुलेशन तुम कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है, तो ऐसे देखो 3 से 25 तो नहीं कटता, तो इसको मैं सीधा काट दूँ 24 से, इसको मान लेता हूँ 24, तो 3 8 जो 24। ठीक है, और ये 2.3 को 2 मान लो राउंड फिगर में, तो 8 2 16, 16 इंटू 200, ये इसको मैंने सीधा क्या मान लिया, 2 माना है ना। मैं अब कैलकुलेशन लिख नहीं रहा हूँ, बट क्लियर है ना, इसको मैंने क्या मान लिया है 2, तो 8 2 16 हो गया, और ये 16 2 3200 ये आया। लेकिन ये तो जूल में आया है, पूछा कहीं में था किलो जूल। जब भी किलो अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो 3 पॉइंट शिफ्ट करता हूँ ना, तो 3.200 किलो अप्रॉक्स में आया है वो, है ना। यही आ रहा है तुम लोगों का भी, अगर एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, वरना अप्रॉक्सीमेशन में इसके आसपास नहीं रहेगा। जो भी हो टिक कर देना। ठीक है, हाँ जो भी आ रहा है वही। चलो अगला, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ के डाटा पहले कलेक्ट किया करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम यहाँ से यहाँ, टेम्परेचर बढ़ाया है तो T1 कितना दिया है, पहले कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमेशा अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में ही रखते हैं, तो 273 में जोड़ना पड़ेगा मुझे 20 और 30, समझ में आए, 20 + 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 30 + 273, ये फर्क 51.1 किलो जूल। हाँ तो सही है ना, क्या है वो एग्जैक्ट कर रखा हुआ मैंने, वो भी कैलकुलेटर से किया होगा। चलो T1 T2 समझ में आया यहाँ तक। देन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है ना, ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस देन इनिशियल। इनिशियल में बोलूँ तो क्या था K1, और बाद में क्या बोल रहा है वो K2, लेकिन K2 क्या है 2 टाइम्स K1 बोल रहा है ना, कि रेट कांस्टेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल। बाद में कितना होगा ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितना था 1, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ये क्या है K2, और K1 तो K1 ही है। ठीक है, ये हो गया। देन फाइंड आउट EA इन किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी।
भाई एक ही फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा, ये रहा लॉग। अच्छा एक ये फॉर्मूला है, अब या तो तुम डिराइव करके करो कि पहले एक टेम्परेचर पे एक के रखो, फिर दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा के रखो और फिर डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट अपन ने इक्वेशन लिख रखी है log K2/K1 वाली, तो सीधा लिख ले log K2/K1 इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा log, सॉरी ये तो कट जाएगा, log K2/K1 इज इक्वल टू E/2.303 R, और T में क्या था 1/T1 माइनस 1/T2, या फिर क्या बोलूँ मैं सीधा T2 माइनस T1/T1T2, यही है, क्लियर है ना इतना। K2/K1, K2 क्या है 2 टाइम्स K1 है ना, ये क्या है 2K1/K1, तो K1 ही था, ये 2K1 ऐसा रखा K2 की जगह, K1 तो K1 ही था, इज इक्वल टू ये तो अपने को निकालना ही है अपॉन 2.303, R की वैल्यू या तो 8 पॉइंट वाली रखूँ मैं सीधा 8.314 या फिर 25/3, जो भी तुमको सॉल्व करने में आसान लगे, अभी R ही रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये T2 माइनस T1 अपॉन T1T2 ये करना है। ये जो टेम्परेचर है चेंज बोलते हैं तो काई में भी रखो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माइनस प्लस करना है तो फिर तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 × 20 करोगे कुछ और आंसर आएगा, और अगर इनको जोड़ने के बाद फिर मल्टीप्लाई अलग आता है ना, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 7 8 9 10 300 केल्विन 303, ये समझ गए। तो अब मेरा T2 है ना, तो 303 माइनस कितना है 293, तो यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ा माइनस में, क्योंकि चेंज तो फ़र्क यहाँ से चेंज बोलूँ तो भी 10 आएगा, यहाँ से चेंज भी 10 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए केल्विन में रखना ज़रूरी है। यहाँ क्या करोगे 3 मतलब 293 इंटू 303, ठीक है। अब ये निकालना है, बाकी सब शिफ्ट करूँ, K1 से K1 कटा, log 2 क्या होता है 0.3, तो 0.3 log 2 की वैल्यू है ना, ये इधर आएगा इंटू 2.303, R की वैल्यू कितनी होती है 25/3, अपॉन में लिख देता हूँ मैं सीधा, ठीक है। और फिर ये वाली चीज़, ये इसका गैप कितना आएगा 10, तो गैप नीचे मल्टीप्लाई होगा ना 10, ये गैप जो इसका आएगा वो इक्वल टू के उधर है तो यहाँ नीचे आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा यहाँ, तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर कितना जाएगा, इसको मैं चलो लिख देता हूँ अभी 293 इंटू 303 इज इक्वल टू ये, यही है सारे, इधर देखना। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। राउंड फिगर में तुम लोग इसको राउंड फिगर में कैसे काटोगे, आता है सब लोगों को, वो 200 300 को तो 300 ही रख लो दोनों को, है ना। देखो ये 3 से अगर ये 300 हो जाता है तो ये कट के 100 बच जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा के मैं 300 ही रख दूं, मतलब बढ़ा दिया इसको मैंने, ठीक है। फिर इसके 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा, इसको मैं 2 ही मान लेता हूँ, चलो रुको इसको 2.3 मान लेता हूँ, और फिर 0.3 वो 2.3 इंटू 3 3 3 9 3 2 6, और ये कितना 2 पॉइंट थे तो 0.69 तो 0.7 दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.7, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। फिर ये कितना बचा 25 इंटू ये कितना बचा 3000 इज इक्वल टू ये, लेकिन जब मैं इसको उसमें करूँगा क्या किलो जूल में, तो किलो जूल में 3 पॉइंट गायब करूँगा ना, ठीक है, 3 पॉइंट शिफ्ट करूँगा, चलो अभी हटाऊँ, बट इसको हटा देता हूँ, चलो ये पॉइंट से एक और 0 कट जाएगा अभी इसका, ठीक है। 7 3 21 21 इंटू 25, तो ये क्या जाएगा 21 इंटू 25, इसको बेटर है 20 इंटू 25 लिख दूँ मैं, ठीक है। 25 2 50, और 1 0 और था, और इसके कितने बचे थे 2 और बचे थे ना, तो वो 2 और लिखते जाओ, 2 और
ये आया तुम्हारा काई में जूल में, कितना है ये, जूल इज इक्वल टू ये। अगर मेरे को इसको किलो जूल में करना है तो 3 पॉइंट शिफ्ट करूंगा ना, 3 पॉइंट शिफ्ट मतलब 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये। कुछ टफ था क्या? देखो, या तो फिर मल्टीप्लाई करने बैठोगे, इसको मल्टीप्लाई करो एग्जैक्ट, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा बजाय रफ कैलकुलेशन में। आंसर कितना आ रहा है, 51 पॉइंट कुछ आ रहा था, 51.1, और अपना आया 50, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे करने में टाइम बचेगा तुम्हारा, वरना वो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मतलब होगा लेकिन कितना काटोगे फिटोगे, समझ गया ना? ठीक है। ये से क्वेश्चन बार बार आता है, अगर इस चैप्टर से अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देना है तो एक्टिवेशन एनर्जी से देता है वो। चलो अगला क्वेश्चन, सारे इधर, ये इसमें फार्मूला समझ में आया क्या लगाना है? एक ही तो फार्मूला है, समझ में क्या आना है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम T1 कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना दिया है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यही है, ठीक है। रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज, रेट कांस्टेंट मतलब K1 इज इंक्रीज बाय 5%, तो मेरे को K1 K2 की वैल्यू चाहिए। इधर देखना, रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज बाय 5%, अगर ये चीज़ लिखी तो इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को परसेंटेज में बढ़ाता हूँ और मेरे को शुरू का नहीं पता, तो मैं 100 मान लूँ कि पहले कोई चीज़ 100 थी, फिर उसने बोला 5% और बढ़ाई, तो 100 का 5% कितना होता है, 5, तो 5 और बढ़ाई तो कितना हो जाएगा, 105, है ना? इनिशियल मान लो, क्योंकि परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज वाली चीज़ में हमेशा इनिशियल क्या लेते हैं, 100। अब उसने बोला कितने से बढ़ाया, 5% से, मतलब 100 प्लस 5 होगा ना, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है, 5 से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 105। तो K1 K2 भी मिल गया। पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सेम फार्मूला, मैं फार्मूला तो नहीं लिखूंगा वापस से, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। log 10 K2 बाई K1 होता है, मतलब 105 बाय 100 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R। T2 माइनस T1, इनका गैप कितना आया, 1। देखो अब या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं अभी, लेकिन मुझे पता है गैप तो हमेशा कितना भी कर लूँ 1 ही आएगा ना, तो 1 अपॉन में ये, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा केल्विन में, और केल्विन में अगर लिखूंगा तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा ना। देखो यार, कोई भी चीज़ 27, 28, 26, 29 ऐसे दे रहे हैं, तो राउंड फिगर में कितना आना चाहिए, वो 300 के आसपास ही होगा। तो मैं सीधा सीधा, अरे मैं इन दोनों को सीधा, देखो जब चेंज देखोगे तब तो तुमको चेंज एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कहीं ना कहीं 300 केल्विन के आसपास ही है ना, तो सीधा मैं लिख दूँ राउंड फिगर में 300 × 300, ये एग्जैक्ट लिख देता हूँ अभी, है ना। 373 का 273 में जोड़ो है कितना, 27, एग्जैक्ट 300, हाँ ठीक है। तो ये तो चलो 300 आया, और ये 301 हो जाएगा, और क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, 300 × 301, ऊपर चेंज लिख देते हैं, कितने का चेंज हो, नीचे केल्विन में करके मल्टीप्लाई, ऐसा। फिर ये निकालना है, ये दिक्कत दे रहा होगा ना, ये हो गया फॉल 105 बाय 100, log 1 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि log 1 तो 0 हो जाएगा। हाँ मतलब उसको मैं 1 ही मान लेता हूँ, नहीं यार वो 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ मतलब पॉइंट का एक 0 शिफ्ट कर लेंगे नीचे, बस इतना राउंड फिगर कर लेंगे। ये 105 बाय 100 है, तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.05। अरे 100 से 100 कट जाएगा तो 1 log 1 0 हो जाएगा, वो तो सब 0 में मल्टीप्लाई, सब 0 हो जाएगा, इसीलिए। तो ये मान लो अगर 1.05 है तो log 1 0 होता है, तो उससे तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू मैं बोल दूँ 0.1 बोल लूँ, 0.0 कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को, log 2 0.3,
देखो log 1 0, log 2 होता है 0.3। अब अपना इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसको 0.1 बोल लेता हूँ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। 0.02 निकाल दे, ठीक है 0.02 मान लो। चलो इज इक्वल टू क्या, सीधे मल्टीप्लाई करते जाता हूँ ना अब तो मैं, इंटू 2.303 इंटू 25/3 इंटू 300 इंटू 300, वो 301 को 300 ही रख दिया मैंने ना, इज इक्वल टू ये सब ऊपर गया, ऊपर का नीचे एक 1 मल्टीप्लाई हुआ, बस समझ गया ना। ये 1 नीचे आएगा, ये तीनों चीज़ें उठ के ऊपर जाएगी थोड़ा, इज इक्वल टू ये। अब इसको कैलकुलेट करना है, 100 बचेगा, हाँ इसके इनसे ये कट जाएगा, ये कितना बचा तुम्हारा 2 2 4, इन दोनों को क्या बोल दिया मैंने 4 है ना, इंटू 25 इंटू 300, 25 4 100 इंटू 300, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 जूल। इसमें करूँगा तो 30 किलो जूल, हाँ ये आया होगा। तुम्हारा कितना है, ये करो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक बार पहले भी सॉल्व किया अपन ने, जैसे देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दी है, ठीक है, देन फाइंड आउट द आरएनएफ कांस्टेंट और ये पूछा है, ये दो चीज़ पूछी। ये एक इक्वेशन ही तो दिख रही है तुमको, बस इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दो। ओरिजिनल इक्वेशन लिख के देखूं मैं एक बार, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT, यही मेरी ओरिजिनल इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या दी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू log k इज इक्वल टू 6 माइनस 2000/t, ये दिया। तो आरएनएफ कांस्टेंट ये निकालना है, तो ये 6 के बराबर है, मतलब ये 6 के बराबर से मेरा मतलब है log 10 a किसके बराबर है, समझ में आया ना। सारे इधर देखो बेटा, ना क्वेश्चन नहीं बनेगा बाद में। ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर, इसके, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, इस पूरे के। टी अगर हटा भी दूँ तो ये वैल्यू इसके बराबर है ऐसा, या फिर टी को रख भी दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, आरएनएफ कांस्टेंट ए चाहिए था ना, तो ए चाहिए तो इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूँगा। समझ में आ गई ना ये चीज़ें। ये तो log a बराबर 6, ये ए निकाल लोगे यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट रुकना सिमरन, इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 बेस a इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो, कोई बात नहीं, बनेगा ठीक नहीं बनेगा सीख लेना अभी। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ दीपाली, सॉल्व तो करना ही नहीं है उसको, कर लो फिर भी। 10 की पावर 6 समझ में आ रहा है मुस्कान तुमको, हाँ अंकित है ना। ये चीज़ सिखाई थी, इधर देखो। अब जो भी बेस में दिया हो, अगर ई बेस पे होता तो सामने वाले को ई बेस पे चढ़ा देता, 10 बेस पे तो सामने वाले को 10 बेस पे चढ़ा दूंगा। तो ए निकालना है तो ये लॉग हटाने के लिए इसको 10 बेस पे 6 चढ़ा दो। अगर लॉग ई होता तो ई के ऊपर 6 लिखता। तो ए की वैल्यू क्या है मेरी, आरएनएफ कांस्टेंट 10 की पावर 6। एक और क्या पूछा था, ई निकालना है तो ये दो कंपेयर करवाने पड़ेंगे ना। तो माइनस ए अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू माइनस 2000/t। ये टी से तो टी वैसे भी कट ही रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, 2000 इंटू 2.3 इंटू 25/3, यही है। 2.303 वाला उसको हटा दिया, इसको सीधा 2 मान लिया, 8 मान लिया इसको अभी 24 मान। हाँ भाई हाँ, तो करें ना। 3 1 3 3 7 24, ठीक है। 3 8 24, ठीक है। 8 2 16, 16 2 32, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32,000। इसको अगर क्यों, इसको सीधा 2 मान लिया ना इसीलिए। और ये तीनों, इसको किलो जूल में करूँगा तो कितना आ जाएगा है
32 किलो जूल, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा किलो जूल में निकलवाता है। ऑप्शन ये है। समझ में आया ना कैसे निकालते हैं? तो एक कंपेयर करने वाले क्वेश्चन भी आए तो कर लेना ऐसे कुछ कि एक इक्वेशन दी और फिर उसमें से कुछ पूछे तो उठा के करना है। के तो वैसे कुछ दिए ही नहीं था, लेकिन यहाँ भी अगर कुछ वैल्यू देता और के की पूछता तो भी निकाल सकते थे। ठीक है, गुड। क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, खुद से सॉल्व करोगे अभी समझ जाओगे कैलकुलेशन कैसी इसकी। किसने अटेम्प्ट किया है? जो क्वेश्चन में दिया हो बस करना है, बात खत्म। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिए, उन पे दोनों पे अपने को पता है टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट चेंज होता है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितने दिए? K1 और K2। T1 T2 पे K1 K2, मतलब ऐसा T1 पे K1 दिया होगा और T2 पे क्या दिया है? K2। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट K1 और K1 K2 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? 10 की पावर 16 E माइनस 200 बाय 2000 बाय T। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10 की पावर 15 E की पावर माइनस 1000 बाय T। देखो, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 आर दिस एंड दिस। तो K1 K2 की वैल्यू तो है ये, इतना लिखते आता है ना खुद से कि क्वेश्चन से ये कैसे लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पूछ रहा है एट विच K1 इज इक्वल टू K2। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है? ये, इस पे टेम्परेचर बताओ। तो जो कंडीशन दी वो रख दूंगा ना मैं। कंडीशन क्या है? K1 इज इक्वल टू K2। K1 K2 की वैल्यू दी है उन्होंने, तो 10 की पावर 16 E बेस माइनस 2000 बाई T इज इक्वल टू K2 क्या है? 10 की पावर 15 E की पावर माइनस 1000 बाय T। सॉल्व करोगे इसको एक बार? वो लॉग थोड़ी है, लॉग के फार्मूले होते हैं, ई के बेस के अपने को एक भी याद नहीं है। ये बताओ सॉल्व कर पाओगे? देखो, ई वाला तो चलो हटा दो कि चलो ई वाला तुमसे हो नहीं रहा, लेकिन ये 10 को तो काट सकता हूँ ना मैं। इससे ये कटेगा तो 10 बचेगा, है ना? नहीं, सिर्फ ये 10 बचेगा, कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? 10 ई की पावर माइनस 2000 बाय T इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1000 बाय T। वो कट जाएगा, T से T कट जाएगा, लेकिन वो उसको ई को सॉल्व करो तुम तो पहले, वो T बाद में कटेगा, अभी काटो एक ही बात है, बट पहले इसको सॉल्व करो, ई को। देखो मैं एक अगली स्टेप लिख रहा हूँ, इधर देखो, लॉग बेस E5 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, जैसे ये था तुम्हारा, मान लो लॉग बेस E a इज इक्वल टू 6। अगर ये ऐसा होता कि लॉग बेस E a इज इक्वल टू 6 और a की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता? e की पावर 6 करता। तो अगर मेरे को यहाँ से e हटाना है, मतलब ये e हटा के 6 करना है, तो a में क्या करूँगा मैं? मतलब यहाँ से ये आते हैं, ये वाली इक्वेशन दी है ना, ये वाली दी है, तो इससे मेरे को ये आना है कि मेरे को e हटाना है। तो अगर मेरे को e हटाना है तो यहाँ से तो e हटा दूंगा, लेकिन सामने वाले के आगे लॉग में e डाल दूंगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे अगर ये ऐसा होता, log 10a इज इक्वल टू 2 होता, तो a कैसे निकालते हैं? 10 की पावर 2। अगर इससे मेरे को इसका ये वाला लिखना है, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही है, इससे ये लिखना है तो यहाँ पे log 10 लगाना पड़ेगा ना। अगर ये 2 यहाँ नीचे सीधा लाना है, 10 हटाना है यहाँ से 10 कैसे हटाऊंगा? इधर log 10 लिख दूंगा। तो यहाँ से e कैसे हटाऊंगा? इधर log e लिख दूंगा। ये e हटाने के लिए क्या करूँगा मैं? log e a इज इक्वल टू 6। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से मेरे को e हटाना है तो सामने वाले को इस बेस पे लिख दूंगा। ये स्टेप वैसे भाई तो किया। तो अगर मेरे को यहाँ से e हटाने हैं तो वैल्यू तो यही बची ना एक बस। तो ये e अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से तो इसको क्या लिखूँगा मैं? ये 10 दिया है और ये e वाला बेस दिया है, सारे इधर देखना है। अगर ये e बेस हटाना है तो इसको e बेस पे रखूँगा मैं। ये समझ में आ गया ना? यहाँ से अगर ये e हटाना है मेरे को तो इसको इस बेस पे रखता हूँ। तो यहाँ से अगर ये हटाना है तो इसको क्या करूँगा मैं? log e बेस पे 10, और ये ऐसा कैसा हट के यहाँ आ जाएगा सीधा माइनस 2000 बाय T।
ये तो इसको सॉल्व करने का तरीका अब सीख लो। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें फंसा हुआ है। और सेम दोनों साइड हो तो जैसे बोलते हैं ना, लॉग लेते हैं दोनों साइड लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड लेते हैं, बोथ साइड। तो दोनों साइड लिया तो इसका भी क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा ऐसा कैसा, -1000/t। इस चीज़ को अलग लिख लेना ताकि समझ में आए कि क्या किया है। क्लियर है? अब ये t से t कट जाएगा, नहीं कटेगा। सॉरी हाँ अभी नहीं कटेगा, बाद में कटेगा वो, ठीक है। ये अब लॉग, क्योंकि ये सिर्फ दोनों का कॉमन पार्ट है ना बेटा, अगर दोनों के नीचे होता तो कट जाता, वो एक के नीचे ही है बस, इसलिए नहीं कटा, ठीक है। लॉग बेस e10 इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1000/t, ये उधर जाएगा तो प्लस 2000/t, समझ में आ गया। लॉग e बेस 10 इजिकल टू ये वही है ना 2000/t माइनस ये ऐसा है ना, तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल लूँ मैं, 1000/t, तो t कॉमन आ गया, यहाँ से 1000 आ गया, तो क्या बचेगा 2 - 1 है ना, नहीं आया, 1000 दोनों में से बाहर कर दिया तो सिर्फ 2 बचा, 1 बचा, t बाहर कर दिया बचा, इजिकल टू लॉग ई बेस 10। ये कितना बचा 2 - 1 1, तो ये कितना होगा तुम्हारा log E10 इजिकल टू 1000/t। टेम्परेचर कुछ दिया है, टेम्परेचर तो फाइंड ही करना है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको फिर ये लिखो 2.303 log 10 ऐसे लिखोगे ई को, क्योंकि ई की एक भी वैल्यू याद नहीं है अपने को, इजिकल टू 1000/t। फिर इसको उधर ले जाएंगे, हाँ log 10 1 हो गया, अच्छा रुको t यहाँ ले जाऊँगा ऊपर आ जाएगा, ये सब नीचे जाएगा, तो 1000 के नीचे मैंने क्या ये सब डाल दिया, 2.303 इंटू log 10, हाँ ठीक है। log 10 1, 2.3 को मैं 2 ले लूँ, 2/1000 मतलब 1000/2 500, ये क्या है 500 केल्विन। तो ना और टेम्परेचर केल्विन में निकलेगा 500 डिग्री। अरे क्यों छोड़ देंगे एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से तो आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बस ये यहाँ पे खुद से नहीं बनता कभी ये, अरे तो ये ऐसा बताया तो सही इतनी बार, ई बेस पे हो तो हटाना है ये, बट आ गया और टाइम बच रहा है आधा घंटा, क्या करें तो कर लेना आखिरी में, है ना। बचेगा फिजिक्स का पता है मेरे को फिजिक्स का पूरा टाइम बचेगा तो अगर लगे कि कोई कैलकुलेशन बैठे बैठे करते रहना, हो सकता है आंसर आ जाए। समझ में आ गया, 500 केल्विन आ रहा है, 434 एग्जैक्ट आ रहा है, हाँ 1000/2.303 पूरा सॉल्व करेंगे तो 434 एग्जैक्ट आ रहा है। अरे मतलब ये राउंड फिगर में है और एग्जैक्ट कितना है 434 केल्विन। और ये चीज़ समझ में आती है ना कि इस चीज़ को अपन ने छोटा किया था, बड़ा कर देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू छोटी। क्लियर है ये? ऐसे ही कुछ ये भी है ना, इसी कैलकुलेशन बेस पे ये भी है थोड़ा, ठीक है। करोगे सॉल्व? चलो ये सॉल्व करें। हाइड्रोजिनस रिएक्शन अकर एट 500 केल्विन, सेम रिएक्शन ऑल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 400 केल्विन। एक रिएक्शन है जो पहले 500 केल्विन पे करवा रहे थे, फिर कैटलिस्ट मिलाया और 400 केल्विन पे करवाएंगे, बट द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन आर सेम। रेट सेम मतलब के सेम बोल रहा है ना, कि T1 पे K1 था, T2 पे K2 होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया K1 बराबर ये बोल, इतना समझ में आया यहाँ से, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 200 किलोजूल एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कितने से हुई, सॉरी 20 किलोजूल से, पहले जितनी भी होगी उससे 20 कम हो गई। तो पहले मान लो EA1 में बोल देता हूँ, EA थी, मुझे नहीं पता ना कितनी थी, परसेंटेज भी नहीं बोला तो मैं 100 भी नहीं ले सकता, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ वैल्यू ही होगी। तो EA2 कितनी होगी, EA में से कितनी हटाना है 20, यही बोला है उसने कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 20 किलोजूल एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड। देन फाइंड आउट EA ऑफ द इनिशियल रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन का EA पता करो। तो फार्मूला को समझ में आ नहीं रहा, क्या करें,
ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन को आगे चलाते जाओ आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक देखो ये फॉर्मूला पता है ना, k इज इक्वल टू ए दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये फॉर्मूला याद आया? तो 2k बराबर है तो ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय, क्योंकि देखो ना 2k दिए थे और k उसने बोल दिया सेम है दोनों के, तो k सेम कर दिए। T1 T2 पूछा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है ना, वो भी इनिशियल वाली है, ठीक है। अगर मैं इसको E1 लूँ, इसको E2 लूँ, और टेम्परेचर इसको T1 इसको T2, ये A1 ये तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वाली चीज़ तो कट ही जाएगी। बचा क्या? e की पावर माइनस EA1 बाय आर से आर भी कट जाएगा कांस्टेंट होगा तो, अपॉन T1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस EA2 बाय T2। ये समझ में आया सभी को कैसे लिखा? एक बार देख लो, जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से बस लिख दिया। फार्मूला ये है, तो K1 का इधर लिखा, K2 को इधर लिखा, A कांस्टेंट था, R कांस्टेंट था, और EA1 बाय T1 ये लिखा। ये तो आराम से बन जाएगा। e की पावर कुछ है, e की पावर कुछ है, तो बस इन दोनों को बराबर ही तो करना है मेरे को। यहाँ कुछ और होता तो फिर मेरे को दिक्कत होती है कि बराबर नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ ना, माइनस EA1 बाय T1 इज इक्वल टू माइनस EA2 बाय, यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया ना क्यों? ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, ई है। वहाँ पे ऐसा था कि 10e था, तो फिर मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता, उस 10 का फिर मुझे एंटीलॉग लेना पड़ा था। इधर यहाँ 10 था ना, हाँ यहाँ पूछ लो ना। हाँ ये बोल रहा हूँ कि इसके आगे कुछ भी नहीं था, इसके आगे 10 था ना, तो ये 10e है और ये e है, तो फर्क है ना दोनों में। यहाँ तो सिर्फ e है, तो बेस सेम, तो ऊपर की चीज़ें बराबर हो जाएगी ना। समझ गया? जैसे x की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर नहीं, वो 2 नहीं बोलूँगा, x की पावर a इज इक्वल टू एक्स की पावर b, तो a इज इक्वल टू b होता है ना, क्योंकि x सेम हो गया, तो भाई बेस सेम हो गया तो ऊपर का सेम। यहाँ बेस सेम नहीं हो रहा था, यहाँ e था या 10e था, तो इसीलिए मुझे फिर फर्क पड़ा। आया? इसको तो सॉल्व कर सकते हो, माइनस से माइनस भी कटा, EA1 तो EA1 को क्या रख दूँ मैं? E है। T1 कितना दिया है? 500 केल्विन। EA2 कितना बोला है उसने? EA माइनस 20 है ना, और ये कितना दिया है? 400। 1 2 1 2, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, EA इज इक्वल टू 5 इंटू EA माइनस 20। बस अब तो सॉल्व कर लोगे ना? कौन सा 4? हाँ हाँ ठीक है, ये लो। अबे इसको उधर रख, वो भारी है, भरा हुआ है एकदम। हाँ ठीक है, ये 4 यहाँ जाएगा और 5 इधर जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा और 5 इधर आया, तो 4 ये इज इक्वल टू 5 ये माइनस 5, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, तो 100 इधर आ गया प्लस का, और 5 ये माइनस 4 ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई? ये, और ये किलो जूल में ही दिया था 20, तो ये आंसर भी कहीं में किलो जूल में। एग्जैक्ट ये है, इसमें तो राउंड फिगर कुछ करने की जरूरत थी भी नहीं। समझ गया ना कैसे कैलकुलेशन होंगे? तो एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन आते हैं, या तो ये कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है कि कुछ देगा और कंपेयर करवा देगा, या फिर ग्राफ से पूछेगा स्लोप। देखो 3-4 क्वेश्चन की वैरायटी है, ग्राफ से स्लोप पूछ सकता है, ये 2 अलग अलग टेम्परेचर पर K1 K2 दे के पूछ सकता है, एक इक्वेशन दे के दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करके कुछ भी पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन ये वाले होते हैं K बराबर A की पावर माइनस E बाय आर, इससे कुछ भी दे के पूछ सकता है। बस 3-4 वैरायटी थी, सारी करवा दी। कभी ये की वैल्यू देगा, कभी K की वैल्यू देगा, कभी कुछ देगा। समझ गए ना सभी? क्लियर है? ठीक है, चलो ये होगा तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी अगर कोई चीज़ छूट रही है
तो एक वो अपन लिख करके और ये चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक, अरे 3-4 पॉइंट हैं कुछ, लिख लो। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये कुछ क्वेश्चन की वैरायटी अपनी मतलब मिस हो रही थी, तो ये वाले भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। इस नाम से क्वेश्चन आएंगे, कुछ दे देगा, डाटा दे के रखेगा और पूछेगा K1 K2 K3 में रिलेशन क्या है। क्वेश्चन ये दिया है, देखो फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिए 2NH3 से N2 + 3H2। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ROR है ना, R1 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि 2 नहीं लगाया मतलब सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। K1 × NH3, N2 का डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ये दिया है और H2 का डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ये दिया है। K1 दिया है, ये K2 दिया है, K3 दिया है, सब अमोनिया के टर्म्स में दिया है, इस रिएक्टेंट के टर्म्स में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और फिर पूछे K1 K2 K3 में रिलेशन क्या है, तो कैसे फाइंड करोगे, इधर देखो। K1 किसके लिए बोला है उसने, अमोनिया वाले के लिए। K2 किसके लिए बोल रहा है, नाइट्रोजन के लिए। K3 किसके लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन वाले के लिए। तो रिएक्शन क्या है अपनी, 2NH3 से N2 + 3H2। NH3 के लिए क्या बोला है उसने, K1। N2 के लिए क्या बोला है, K2। H2 के लिए क्या बोला है, K3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी दिया हो डिवाइड विद स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, K डिवाइड विद स्टोइकियोमेट्री। ये क्या आ जाएगा, K1/2, ये क्या आएगा, K2/1, ये क्या आएगा, K3/3, और तीनों को इक्वल करना है। समझ गए क्या करना है। अब नीचे से अगर मुझे सब हटाना है तो ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा ना जिससे सब कट जाए। 6 यहाँ पे है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे को, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 3K1 = 6K2 = 2K3। ये फोन में आया सभी को, पक्का। अगला क्वेश्चन वैसे ही करें, देखो ये रिएक्शन दी है कुछ N2O5 से 2NO2 और ½ O2। ये K1 दिया है किसके लिए, N2O5। K2 किसके लिए दिया है, NO2 के लिए। K3 किसके लिए दिया है तुमको, O2 के लिए। रिएक्शन लिखूं मैं, N2O5 से क्या बन रहा है, 2NO + ½ O2। N2O5 के लिए क्या दिया है, K1 दिया है ना, इसको क्या लिखूंगा मैं, K1/1 = NO के लिए क्या दिया है, NO2 है वो, है ना। NO2 के लिए क्या दिया है, K2। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2। O2 के लिए क्या दिया है, K3। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1/2। सारे इधर देखो, ये जो फॉर्म में आई सबकी स्टोइकियोमेट्री लिख दी। अब मैं ये 1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये K3 मतलब 2K3 है ना, बस ये तो /1, ये फॉर्म में आया ना। इधर देख लो बेटा, अब मैं ऐसी कौन सी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगी नीचे से 2 हट जाए, 2 ही बचाओ, तो 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 2K1 = ये 2 से तो 2 कटेगा, तो K2 = यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, तो 4K3। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये करना कुछ नहीं है। K1 K2 K3 किसके नाम के दिए हैं, बस ये देखो, क्योंकि पीछे के ब्रैकेट तो तीनों में सेम रहेंगे। किसका लिखा हुआ है उससे देखना और डिवाइड विद उसकी स्टोइकियोमेट्री करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, प्रैक्टिस के लिए करो। इधर देखो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। पहले वाले के लिए सब में क्या है, K1, देख लो इधर। दूसरे वाले के लिए क्या है, सब में K2। तीसरे वाले के लिए सब में क्या है, K3। सेम ये भी है ना, K1 K2 K3। तुमको सॉल्व करना है K1 K2 K3 में रिलेशन। इसमें क्या लिखूँगा, K1/1 = K2/3 = K3/2। अब मैं ऐसी कौन सी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि ये सब हट जाए यहाँ से। 6, तो 6K1 = 2K2 = 3K3, है ना। अरे 6 ऊपर रखूँगा तो 3 × 2 = 6, 2 3 = इसीलिए ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो। ये K1/2 = K2/3
5 इज इक्वल टू K3/2। ऐसी कौन सी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि सब हट जाए यहाँ से 10, तो इसमें क्या बचेगा 5K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 5K3। कर लोगे ना फॉल, सिंपल होता है वैरायटी अगर आती है तो। इसमें K1/2 इज इक्वल टू K2/3 इज इक्वल टू K3/2। किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ 6, नहीं जो दिए वही रिएक्शन वो जैसे भी देगा ना वैसे सॉल्व करना है खुद से। अपन जैसे यहाँ पे ये दिया है तो अपन खुद से ये नहीं करेंगे कि उधर 2 कर दिया या H2I2 किया, जो दिया है उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें किसका 6 का मल्टीप्लाई करूँ, है ना। ठीक है, और सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। 12 का भी कर 20 का भी कर सकता था मैं, लेकिन नहीं, समझ गया ना। जो सबसे छोटा डिजिट जिससे सब कट जाए वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा 3 to 6 का करना है ना, तो 3K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3। क्लियर है ये वाला। K1/2 इज इक्वल टू K2/3 इज इक्वल टू K3/2। सेम ही है क्या है ऊपर वाला, हाँ। 3K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 3K3। ये वाला कर सकते हैं K1/2 इज इक्वल टू K2/5 इज इक्वल टू K3/2। इसमें भी 10 का करोगे तो 5K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू 5K3। समझ में आ रहा है ना सबको। ये हाफ लगे तो हाफ से ही सॉल्व करोगे। इसमें क्या आएगा K1/2, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, K2/2 इज इक्वल टू K3/1। तो अब इसको ऊपर जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 2K1 इज इक्वल टू 2K2 इज इक्वल टू K3। यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तीनों में नीचे बना गया। ये वाला चार्ज वार्ज दे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि चार्ज है तो क्या करेंगे, जैसा बोला है वैसा कर दो बस। K1/1 इज इक्वल टू K2/5 इज इक्वल टू K3/3। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ 15, और कोई ऑप्शन नहीं है। 15K1 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू 5K3। समझ गया ना कैसे सॉल्व करेंगे। PRQ में आया था एक बार क्वेश्चन K1 K2 K3 का, वो सेकंड वाला आया था शायद, सेकंड या फर्स्ट में से कोई सा। ठीक है, चलो ये अब वो तो हो गया सॉल्व करना। सेम उसी अप्रोच से K की वैल्यू निकालनी है। देखो फॉर द रिएक्शन ये कुछ दी है, इसका दिया है ये, इसका दिया है K, ये किसकी वैल्यू दी है इसकी, K किसकी वैल्यू दी है इसकी। ये पीछे तो कुछ भी लिखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो दोनों सेम ही रहता है ना सबके। और रिएक्टेंट लिखता है, रिएक्टेंट ये दोनों है तो रिएक्टेंट लिख दिए उसने। पीछे क्या लिखता है NH3 NH3 क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट ये था। पीछे क्या लिखा है N2O5 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 क्योंकि रिएक्टेंट ये था। यहाँ पीछे क्या लिखा है N2 और H2 क्योंकि रिएक्टेंट दोनों थे। तो इस चीज़ से तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना कि पीछे क्या लिखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ ये चीज़ देखनी है K क्या है। बेटा इधर देख लो, ये K की वैल्यू निकाल सकते हो ना, है ना। देखो इसको अगर मैं K1 मान रहा हूँ ये, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया मान लो K1, इसको मैंने बोल दिया K2, तो क्या आंसर आएगा K1 ये H2 के लिए ना, तो H2 के लिए 3 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको K2 बोल रहा हूँ तो ये किसके अमोनिया के लिए अपॉन में 2। समझ गया ना। ये इसका था तो हाइड्रोजन के 3 था तो 3, ये अमोनिया का था तो अमोनिया का 2 था तो 2। अब K1 की वैल्यू कितनी दी है ये, तो 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू K2 तो पूछा है ना K, तो K/2। अब सॉल्व कर लोगे इसको, 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 × 10⁻। बस अगर इससे सॉल्व करने वाले आते हैं तो कर लोगे, फिर कुछ भी तो घुमा फिरा के देगा तो प्रैक्टिस खुद से करनी रहती है, बुक में करोगे मिल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। एक ये नई वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको देखो, एक सारा इधर ये वाला, तुमको रिएक्शन लिखनी है। जैसे होता है ना A से B बन रहा है, B से C जो भी होता है, तो इससे तुमको रिएक्शन A और B है तो A और B की रिएक्शन लिखनी है। सारे इधर ये तुम लोग भी देख लो बेटा, ये नहीं देखना होगा।
सॉरी इधर रिवर्स में रिएक्शन लिखेंगे, इधर देख लो लिखे जा रहे हैं। ये कुछ लिखा है, अब इससे तुमको ए और बी की रिलेशन, मतलब ए और बी में क्या स्टोइकियोमेट्री आएगी उसके हिसाब से रिएक्शंस लिखनी है। राइट द रिएक्शन कैसे लिखेंगे इधर देखना, ठीक है। लॉग इधर दिया है तो इधर ये इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये इधर लॉग दिया तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये किस लॉग की वैल्यू है, log 2 है ना, तो log 2 प्लस log माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, log 3.47 होता है, फॉर एट एक ही बात है, प्लस log ऑफ डी बी बाय डी टी, इतना आया। और ये पूरा लिखना हो तो ब्रैकेट में डाल देना इनको, ये वाली चीज़। जब दोनों पे ही लॉग है तो लॉग में बाहर कर लूँ और सीधा 2 को लिख दूँ ना मल्टीप्लाई करके। अरे देखो log a प्लस log b क्या होता है, log ab, या फिर बोलो log ab क्या होता है, log a प्लस log b। तो log a कौन हो गया यहाँ पे मेरा, ये log b, log a और log b, तो सीधा मल्टीप्लाई करके log बाहर ले आऊं। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं अपन, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो log बाहर ले आया 2 माइनस का डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ log बाहर ले आया 3 उधर गया तो 3 डी बी बाय डी टी। ये क्लियर है, दोनों में ही आगे log आ रहा है तो log से तो log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है ना क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो log से log है। इधर कितना बचे, -2 डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 3 डी बी बाय डी टी, ये चीज़ है, ये वाली चीज़ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, क्योंकि ऊपर नहीं लिखी जाती नीचे लिखी जाती है चीज़ें, तो ये 3 यहाँ आएगा 2 वहाँ आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा माइनस डी ए बाय 3 डी टी इज इक्वल टू डी बी बाय 2 डी टी। या अब ये चीज़ मैं रिएक्शन से लिख सकता हूँ ना, नीचे क्या होती है स्टोइकियोमेट्री, और जहाँ माइनस होता है वो रिएक्टेंट होता है, माइनस मतलब रिएक्टेंट, प्लस मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या होगा बी, रिएक्टेंट में क्या होगा ए। जो नीचे लिखी जाती है वो स्टोइकियोमेट्री होती है तो 3 है, नीचे जो लिखी जाती है स्टोइकियोमेट्री होती है तो 2, माइनस का मतलब रिएक्टेंट और ए बी, ये बनी तुम्हारी रिएक्शन। तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए कि दे के रिएक्शन पूछे तो इस ऑर्डर में फॉलो कर लेना, समझ गए क्या करना है, बीच में बस लॉग का फार्मूला लगाना रहेगा। क्लियर है सभी को, ये सेम होगी, इधर तक ये होगा ना, जैसे अगर मैं तो को बोल रहा हूँ log x इज इक्वल टू log y, तो x और y की वैल्यू मतलब x और y सेम होगा तभी तो उसकी log की वैल्यू सेम होगी। मैं ये नहीं कर सकता ना कि log 6 इज इक्वल टू log 8, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इक्वल में जाएगा ही नहीं। ये इक्वल में कब जाएगा, जब दोनों वैल्यू सेम हो, तो सेम होगी तो ये दोनों को इक्वल कर सकता हूँ ना मैं, 6 इज इक्वल टू 6, तो वो ऐसे उठाया मैंने कि 6 इज इक्वल टू 6 और लॉग उड़ा दिया। समझ गए कैसे, कट गया लॉग, काट देना। क्लियर है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर में वैसे अपन ने इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख लिया, बट इस फॉर्म में भी लिख लेना। इधर देखो सारे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, T50 मतलब हाफ लाइफ होता है। फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी चीज़ मान लो 100 है तो हाफ लाइफ में उसकी आधी हो जाएगी, फिर हाफ लाइफ में उसकी और आधी हो जाएगी, फिर हाफ लाइफ में और आधी, फिर हाफ लाइफ में और आधी। तो कितनी, यहाँ तक 2 हाफ लाइफ लगी, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। तो अपन ने सारी ट्रिक्स लिख ली है, बस यहाँ तक आऊँगा तो 1 हाफ लाइफ, यहाँ तक आऊँगा तो 2 हाफ लाइफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन 2 इंटू टी हाफ 75, मतलब 3 आऊँगा तो 87.5 हो गया हो। ये होता है अपना 3 इंटू टी हाफ, ये 4 इंटू टी हाफ। तो इस फॉर्म में भी लिख के रख लेना, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन आए हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ, तो सेम ही होगी ना। फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा हाफ लाइफ बराबर रहती है। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ,
तो पहला हाफ लाइफ ये हो गया। इसके बाद कितनी हाफ लाइफ? हाफ ही लगेगी ना आधा होने में। उसके बाद भी आधा होने में हाफ लाइफ उतनी लगेगी, तो सेम ही लगती है। तो 75 माइनस 50, फाइनल आंसर तुम्हारा 350 रहेगा। कितने भी बाद के पूछ लो, हाफ लाइफ उतनी ही रहती है, हाफ लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसका आधा होने में उतना ही टाइम लगता है, भले 1000 से आधा हो चाहे 10 से आधा हो। 10 से 5 होने में भी उतने टाइम लगेगा जितना 1000 से 500 होने में लगेगा। तो हाफ लाइफ सेम, तो हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ सेम ही रहती है 350। क्लियर है? अब कुछ ऐसी स्कैटर्ड कुछ चीज़ें जो छूटी हुई है अपनी, वो और लिख करके और चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं यार।